कहानी की शुरुआत होती है और हमें कामिशिरो ताकेरू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक ऑफिस वर्कर है और वो यहाँ पे दिन रात काम करता रहता है। काम करके घर आता है, घर आके वो खाना खाता है और उसकी जिंदगी इसी में अटकी हुई है। ये चीज से एक दिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और घर आके अपना टीवी ऑन करके सोचता है कि क्या ये सचमुच एक कंफर्टेबल लाइफ है। मुझे यहाँ पे अपनी लाइफ से कुछ अलग करना चाहिए ताकि मैं अपने ब्रेन को रिलैक्स कर सकूं। पर तभी ये अलग ही दुनिया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पे इसके सामने कोई बैठा हुआ होता है जो कि इसे बताता है कि मैं सोलर सिस्टम के ऊपर ध्यान रखता हूँ। ताकिरू बोलता है कि इसका मतलब तुम एक एलियन हो। वैसे बताता है कि नहीं, तुम जिसे गॉड कहते हो मैं उसके आसपास हूँ और मेरा नाम सेनिन है। तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं मिडिल मैनेजमेंट हूँ यूनिवर्स का। ताकिरू बोलता है कि ये सुनकर तो लग रहा है कि तुम जमीन से जुड़े हुए आदमी हो। ये फिर से बताता है कि ये प्लैनेट देखो, इसका नाम मेड्यूस है। इसे मैं काफी समय से हिला के ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये ठीक ही नहीं हो रही। इसी वजह से मुझे खुद ही यहाँ पे इसे ठीक करने के लिए आना पड़ा। मैं अब इसके ऊपर एक पानी की बूंद डालूंगा जिसके बाद वो पानी की बूंद पूरी दुनिया को ठीक कर देगी। कभी कभार पानी की बूंद पूरी दुनिया में फैल के पूरी दुनिया को ही चेंज कर देती है और वो पानी की बूंद और घनी वो तुम बनोगे मेरे लिए। तो ताकिरू कहता है कि तुम अचानक से मेरे ऊपर ये सारी चीजें नहीं थोप सकते, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं करूंगा। पर सीनिन इसे बताता है कि तुम ऑलरेडी मारे जा चुके हो, तो अगर तुम वहां पे नहीं गए तो तुम्हारी जो सोल है वो यहाँ पे गायब हो जाएगी। इसके बाद सुन के ये कहता है कि आखिरकार तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकते हो। ये कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ खाली हाथ नहीं भेजूंगा, तुम्हारी यहाँ पे जो भी इच्छा होगी मैं तुम्हें वो गिफ्ट दे दूंगा। तो अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें यहाँ पे मैजिक तो नहीं चाहिए। ताकेरू बोलता है कि वो सब तो ठीक है पर मुझे एक क्यूट सी पार्टनर चाहिए जो कि मेरी दूसरी लाइफ में अच्छे से हाथ बटा सके। ये कहता है कि ठीक है, पर उसी के साथ मैं तुम्हें यहाँ पे गैदरिंग मटेरियल दे रहा हूँ जिससे तुम पैसे कमा सकते हो। साथ ही में यहाँ पे एक हैंडी बैग जहाँ पे तुम सामान स्टोर कर सकते हो। ये यहाँ पे इसकी स्किल लिख ही रहा होता है पर ताकेरू यहाँ पे गायब होने लग जाता है। तो सेनिन कहता है कि लगता है तुम्हारा टाइम आ गया, तुम्हें मैंने कुछ ज्यादा ही स्किल दे दिया, पर कोई बात नहीं, ये तुम्हारे काम आ सकते हैं। पर जो तुम्हारे पार्टनर है वो थोड़ी अजीब हो सकती है, उसकी चिंता तुम मत करो। ताकेरू कहता है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो। वो कहता है कि फिक्र मत करो और अपनी आंखें बंद कर लो। फिर जब ताकेरू की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो एक जंगल में होता है। ये जगह एकदम सुनसान होती है। तो ताकेरू डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले लोगों को ढूंढेगा और अपने रहने का जुगाड़ करेगा। कुछ देर चलने के बाद इसे एक विलेज दिख जाता है, पर वहां जाने से पहले ये सोचता है कि मुझे अपने खाने के लिए पैसे जुगाड़ करने पड़ेंगे। और तभी इसे याद आता है कि सीनियन ने इसे कहा था कि इसके पास गैदरिंग मटेरियल स्किल है और ये इसको यूज करने का फैसला करता है। ये अपने हिसाब से उस स्किल का नाम लेता है पर वो स्किल एक्टिव नहीं होती। ताकेरू सोचता है कि कहीं उसने मुझे बिना स्किल के तो यहाँ नहीं भेज दिया। तो ये फिर अपने स्किल को दोबारा से यहाँ पे रीनेम करता है ताकि वो एक्टिव हो जाए और ऐसे ही होता है, उसकी स्किल एक्टिव हो जाती है। यहाँ पे ये देखता है कि अलग अलग शेप में अलग अलग चीजों के नाम लिखे होते हैं, खाने के, स्किल के, दवाई के, लीव्स के, अलग अलग। और इसे एक स्टोन भी मिलता है जो काफी ब्यूटीफुल होता है। पर जब वो अपनी स्किल का यूज करके उसकी रैंक चेक करता है तो वो सी रैंक की होती है। ये चीज देखिए सोचता है ये तो बिल्कुल भी काम की नहीं है, पर बाकी जितने भी मटेरियल है मैं उन्हें ट्रेड कर सकता हूँ। चलो विलेज में चला जाए, देखते हैं कि इन सारी चीजों के मुझे यहाँ पे कितने पैसे मिलेंगे। कुछ देर के बाद हमें एक विलेज के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे एक गार्ड सो रहा होता है। यहाँ पे ताकेरू उसके सामने आता है तो ये से पूछता है कि क्या तुम एक ट्रैवलर हो। ताकेरू इसे अपना नाम बताता है और बोलता है कि हाँ मैं एक ट्रैवलर हूँ। तो ये से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे किसी काम से आए हो क्या। ये से बताता है कि नहीं, मैं यहाँ पे कुछ मटेरियल इकट्ठा किया उन्हें यहाँ पे बेचने के लिए आया हूँ। ये आदमी से बताता है कि मेरा नाम मार्लो है और ये जगह टॉर्मी विलेज का एक हिस्सा है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड मटेरियल शॉप तो नहीं है, पर हाँ यहाँ पे एक जनरल स्टोर है। तुम चाहो तो वहां पे जाके शॉप ओनर से बात कर सकते हो कि वो तुम्हारा मटेरियल खरीदना चाहता है कि नहीं। ये इसका शुक्रिया करके आगे निकल जाता है, पर इसकी हाइट काफी ज्यादा होती है, इसी वजह से लोग इसे घूर रहे होते हैं। कुछ देर के बाद ये उस शॉप के यहाँ पे पहुंच जाता है जहाँ का शॉप ओनर से पूछता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ पे नहीं देखा, तुम यहाँ पे नए हो क्या। ये से बताता है कि दरअसल मैं आपको यहाँ पे कुछ सामान बेचने के लिए आया हूँ। और ये उसे स्टोन दिखाता है, पर ये बताता है कि ये तो हैमन एंट्री की ड्रॉपिंग है, इसकी कीमत काफी ज्यादा होगी, मैं इसके लिए तुम्हें यहाँ पे 5 सिल्वर कॉइन दे सकता हूँ। इसकी बात सुन के ताकेरू बोलता है कि मुझे दरअसल इस जगह के इनके रेट नहीं पता है, क्या आप मुझे बता सकते हो इतने पैसों में मैं कितने दिन यहाँ पे रुक सकता हूँ। ये बताता है कि 500 रेव जो है वो पर नाइट के यहाँ पे चार्ज होते हैं इनके। एक सिल्वर कॉइन 1000 रेव के करीब होते हैं। इसकी बात सुन के ताकेरू जापानीज येन में इसे यहाँ पे कैलकुलेट करने लग जाता है और उसे पता चलता है कि ये बर्ड पूप के लिए उसे यहाँ पे 50,000 येन दे रहा है। ये देख के ताकेरू हैरान होता है। शॉपकीपर बोलता है कि ये डील हम दोनों के लिए अच्छी है, क्या तुम्हारे पास और कुछ सामान होगा, अगर है तो प्लीज मुझे दिखाओ,
मैं इन सभी को खरीदना चाहूंगा। जब ताकेरू उसे सारी चीज दिखाता है तो शॉप ओनर बोलता है ये सभी तो काफी बढ़िया आइटम है, मैंने कभी भी ये चीजें नहीं देखी, पर आखिरकार तुम ये सारी चीजों को यहाँ पे क्यों लाए। ये इसे बहाना दे के बोलता है कि दरअसल मैं एक ट्रैवलर हूँ, मुझे यहाँ पे सामान मिलता है तो मैं इकट्ठा कर लेता हूँ और मुझे पता नहीं मुझे ये कहाँ मिले थे, मैं बस इसे बेचना चाहता हूँ। ये इसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, क्या तुम ईस्टर्न माउंटेन जाके मेरे लिए मिथरिल और कुछ और लेके आ सकते हो क्या। ताकेरू उससे पूछता है कि क्या आपके पास उस जगह का मैप होगा क्या। ये इसे बोलता है कि हाँ मेरे पास उसका मैप है और उन सभी आइटम के मैं तुम्हें 3,60,000 रेव देना चाहूंगा, पर हाँ ध्यान से जहाँ तुम जाओगे वहाँ पे काफी खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं तो तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। इसकी ये बात सुन के ताकेरू थोड़ा सा घबरा जाता है, पर कुछ देर के बाद वो यकीन को बुक कर लेता है और अपनी सांस में सांस लेता है और सोचने लग जाता है कि इस दुनिया में क्या करे। तभी यहाँ पे एक स्टाफ आ जाती है हॉट वाटर लेके, जिससे अपने शरीर को पो सकता है और ये जितनी बार भी मंगाएगा हर बार इसे यहाँ पे 30 रेव देने पड़ेंगे। ताकेरू फिर इस लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हारे यहाँ पे बाथटब है क्या, पर वो इसे बताती है कि बाथटब और ये सारी चीजें तो नॉबल्स यूज करते हैं, आम लोग तो अपने आप को सिर्फ पोंछ के ही काम चला लेते हैं। इसकी ये बात सुन के ताकेरू सोचता है कि यहाँ पे एक बाथटब नहीं है, आखिरकार मेरा क्या होगा। पर तभी वो लड़की से बताती है कि मैंने सुना है कुछ मैजिशियन लोगों को यहाँ पे अपने मैजिक से क्लीन कर देते हैं। इसकी ये बात सुन के ताकेरू को एक आइडिया आता है कि वो भी शायद इस मैजिक को यूज कर सकता है, तो ये इस लड़की को इस इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया करता है और 300 रेव दे देता है। ये लड़की भी इस चीज से खुश हो जाती है कि उसकी यहाँ पे एक मालदार पार्टी आई है, पर रूम बंद करने के बाद यहाँ पे अपनी क्लीन मैजिक यूज करता है जिससे ये पूरी तरह क्लीन हो जाता है। पर ताकेरू बोलता है कि ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट है, पर मैं एक बात लेवर हूँ, मुझे यहाँ पे बात जरूर से चाहिए। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकेरू अपनी स्किल का यूज करके सामानों को इकट्ठा कर रहा होता है। तभी उसे एक फेड का निशान देखता है जो कि उसने पहले नहीं देखा होता है। जब वो उस जगह जाके देखता है तो उसे यहाँ पे एक स्केलेटन की बॉडी मिली होती है जो कि पूरी तरह कंपोज हो चुकी होती है। ये चीज देख के ये थोड़ा डर जाता है, पर जब ये अपनी स्किल का यूज करके इसका पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि एक सिक्योरिटी कॉप था जिसकी रैंक ई थी। तभी इसे एक पेंडेंट दिखता है जो कि इस बॉडी के इसके परिवार वालों ने दिया होता है और यहाँ पे एक लेटर भी होता है। ये इसके शरीर को दफना देता है और इसके लिए प्रे करता है ताकि इसकी आत्मा को यहाँ पे शांति मिल सके। शाम होने के बाद ताकेरू यहाँ पे अपने चारों ओर एक सर्कल सा बना लेता है और उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड डाल देता है ताकि रात को कोई इसके ऊपर हमला ना कर सके। फिर ये यहाँ पे पानी लेके उसका सूप बनाने लग जाता है। इसे यहाँ पे जंगल से जितने भी आइटम मिले होते हैं वो इसमें इसे डाल देता है। साथ ही में ये मार्केट से कुछ चिकन भी लाया होता है, वो भी ये इसे डाल देता है और इसका सूप तैयार हो जाता है। जब ये इसे टेस्ट करता है तो इसे यहाँ पे जापान की याद आ जाती है कि वो कितना डिलीशियस खाना खाता था वहाँ पे। इसे काफी मजा आ रहा होता है इस दुनिया में। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे ये फॉरेस्ट ऑफ व्हाइट ट्रीज के यहाँ पे आ चुका होता है, जिसे यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफ एशियन ड्रैगन भी कहा जाता है। ये जगह काफी ज्यादा डरावनी होती है और ताकेरू को पता होता है कि यहाँ पे मॉन्स्टर कभी भी इसके ऊपर हमला कर सकते हैं, पर ये अपनी स्किल का यूज करके यहाँ पे सामान को इकट्ठा करने लग जाता है। काफी देर बीत जाते हैं पर कोई भी मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला नहीं करता, तो ये बोलता है कि यहाँ पे एक भी मॉन्स्टर नहीं है। आखिरकार यहाँ की मॉन्स्टर को क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पे स्मेल कर रहा हूँ, इसी वजह से कोई भी मॉन्स्टर मेरे सामने नहीं आ रहा। पर कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। और ये भागने लग जाता है। भागते हुए ताकेरू को होश ही नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है और इसी वजह से वो यहाँ पे खाई में गिर जाता है। गिरते हुए सोचता है कि आखिरकार वो क्या करे, तो वो यहाँ पे फ्लाई मैजिक का यूज करता है और नीचे गिरने से कुछ ही समय पहले वो यहाँ पे फ्लाई करने लग जाता है। नीचे आके ताकेरू यहाँ पे भगवान का शुक्रिया करता है कि उसने सही समय पे यहाँ पे स्किल का यूज किया, वरना उसका मरना तय था। फिर जब ये अपनी स्किल का यूज करता है तो उसे पता चलता है कि इसके सामने और के स्टोन्स रखे हुए हैं, तो ये हैमर का यूज करके उन ऑर्स को इकट्ठा करने लग जाता है। काफी देर ढूंढने के बावजूद इसे यहाँ पे एक भी मिथरिल नहीं मिलता, यहाँ पे सिर्फ और होते हैं और साथ ही में यहाँ पे अर्थक्वेक भी आ रहा होता है। तो ये सोचता है कि जल्दी से यहाँ पे मिथरिल इकट्ठा करे तो यहाँ से निकले। इसे यहाँ पे मिथरिल मिल तो जाता है पर वो काफी ज्यादा कम होता है, तो ये सोचता है कि शायद से मुझे थोड़ा और अंदर जाना चाहिए। कुछ देर आगे जाने के बाद इसे एक गुफा दिखती है जहाँ से लाइट आ रही होती है। ये उस गुफा के अंदर एंटर कर जाता है तो यहाँ पे एक माना की लेक देखता है। ये इसके ऊपर अपनी स्किल का यूज करता है तो इसे पता चलता है कि एंशिएंट ड्रैगन का वाटर लेयर है और इस जगह की रैंक डबल एस है। ये सोचता है कि अगर ये एंशिएंट ड्रैगन की वाटर लेयर है और यहाँ पे माना भरा हुआ एंशिएंट ड्रैगन का, तो इसका मतलब यहाँ पे एंशिएंट ड्रैगन भी हो सकता है। एंशिएंट ड्रैगन इसे आवाज तो लगाता है पर ये सोचता है कि चलो पानी पिया जाए और ये उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। वो ड्रैगन इसके सामने आ जाता है और उसे बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही, तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। ताकेरू इसे बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं बिना परमिशन के आपके घर में आ गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये इसके सामने झुक जाता है, पर ये मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं एक ड्रैगन के सामने झुकूंगा। ये फिर इस ड्रैगन को अपना पूरा नाम बताता है और उसे बोलता है कि इसे मिलकर काफी अच्छा लगा। पर वो ड्रैगन इसे बोलता है कि तुम्हारे अंदर से मुझे काफी ताकतवर मैजिक महसूस हो रही है। ताकेरू बोलता है कि मुझे पता नहीं आप ये क्या कह रहे हो, पर जो भी अच्छी बात है। ये इसे बोलता है कि तुम्हारी जो ताकत है वो मेरी ताकत को यहाँ पे राइवल कर रही है। तो ताकेरू से पूछता है कि आप ही एंशिएंट ड्रैगन हो जो
जो कि इस लेयर के मालिक हो। ये इसे बताता है कि हाँ, और मेरा नाम वॉल्डियोस है और ताकेरू मुझे यहाँ पे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे यहाँ पे तुम्हारी ताकत चाहिए। ये पूछता है कि आपका मतलब क्या है। ये सब बताता है कि मैं तुम्हारी ताकत का यूज करके शायद से अपने बच्चे को रिवाइव कर सकूं। ताकेरू पूछता है कि आपके कहने का मतलब क्या है। ये सब बताता है कि जरा आसपास देखो, यहाँ पे माना भरा पड़ा है, इसी वजह से मेरा जो अंडा है वो यहाँ पे हैच नहीं हो पा रहा। पर हाँ, मैं ये तुमसे फ्री में नहीं मांग रहा हूँ, इसके बदले में मैं तुम्हें यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की मिथरिल दूंगा। इस चीज से ताकेरू अग्री कर जाता है और पूछता है कि आखिरकार अंडा कहाँ पे है। तो वो ड्रैगन इसे वो अंडा पकड़ा देता है और इसे समझ नहीं आता कि आखिरकार इस अंडे को कैसे हैच करे। तो ये इसे बताता है कि तुम्हें अपने मैजिक को उसके अंदर पोर करने की जरूरत है, जैसे तुमने यहाँ पे इस लाइट को निकाला है। तो ताकेरू उसके अंदर अपनी हीट डालने लग जाता है, यानी कि अपने माना को, जिससे वो अंडा यहाँ पे गर्म होने लग जाता है। पर इसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है ताकेरू यहाँ पे लगभग मरी जाता है। और तभी इसके सामने सेनिन जैसा एक अजीब सा प्राणी आता है जो कि इससे बोलता है कि तुम सचमुच काफी अलग और काफी वियर्ड हो। नॉर्मल इंसान अगर ड्रैगन को देखे तो यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं या फिर अपनी जान की भीख मांग के वहाँ से भाग जाते हैं, पर तुम बिल्कुल अलग हो। तुमने इस जगह के लॉज आते ही यहाँ पे तोड़ दिए। मैं इस प्लेनेट को हजारों सालों से चलाते हुए आ रहा हूँ, पर तुम्हारे आते ही तुमने यहाँ पे सारी चीजें 360 डिग्री घुमा दी है, सारी चीजों को तुमने बदल दिया है। सचमुच ये काफी ज्यादा रिडिकुलस है, आखिरकार वो तुम्हें ऐसी ब्लेसिंग कैसे दे सकता है। ताकेरू उससे पूछता है कि तुम हो कौन, पर ये से बताता है कि तुम याद है ना, तुमने एक क्यूट पार्टनर के बारे में पेश किया था। ये कहते ही वो यहाँ से गायब हो जाता है। फिर जब ताकेरू की आंखें खुलती है तो ये देखता है कि एक अंधेरी सी गुफा में होता है। जब ये यहाँ पे लाइट जलाता है तो उसे पता चलता है ये उसी जगह पे है और वॉल्डियस का जो एग है वो यहाँ पे हैच हो चुका है। उसके बच्चे को देख के ताकेरू काफी ज्यादा खुश होता है और उसे बोलता है कि वॉलसान, तुम्हारा बच्चा यहाँ पे आ चुका है। ये यहाँ पे इसे किस करने लग जाता है। तो इसे बोलता है कि प्लीज मुझे किस मत करो, मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है। तभी वॉल्डियस इसे कहता है कि तुम्हें इसे एक नाम देना चाहिए। ये इसे पूछता है कि वो नाम तो तुम्हें देना चाहिए ना। ये इसे बताता है कि नहीं, मैं उसे ऑलरेडी एक नाम दे चुका हूँ, अब तुम उसके ऊपर एक नाम दे दो। तो ये यहाँ पे सोचने लग जाता है। इसे यहाँ पे शुरू में तो कुछ समझ नहीं आता, पर जब ये यहाँ पे आवाज निकाल रहा होता है तो इसे बोलता है कि तुम्हारा नाम बी रख सकते हैं। बी से यहाँ पे ब्लैक बी होता है। बी इसके नाम से काफी खुश होता है और ये यहाँ पे इससे दोबारा से चिपकने लग जाता है। वॉल्डियस भी कहता है कि हाँ, ये सचमुच काफी बढ़िया नाम है। तो बी, आज से तुम यहाँ पे ताकेरू के साथ पूरी दुनिया घूमोगे और ताकेरू तुम्हें पूरी दुनिया दिखाएगा, जिससे तुम एक्सपीरियंस भी लोगे। बी यहाँ पे ताकेरू की पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, पर वो इसे बोलता है कि आखिरकार तुम अपने बच्चे को मेरे ऊपर पूरी तरह कैसे छोड़ सकते हो, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो इसे बोलता है कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ, वरना मैं ऐसे नहीं करता। और ये इसके बैग में इसका सामान दे देता है। उसके बाद वो यहाँ पे दोबारा से माना की लेक में चले जाता है। ताकेरू फिर इसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मटेरियल इकट्ठा करने की जर्नी पे जाना चाहोगे क्या। बी से यहाँ पे चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ, ये जाना चाहेगा। तभी ये इसे बोलता है कि नहीं, पर उससे पहले तुम्हारी साफ सफाई जरूरत है, और ये इसके ऊपर यहाँ पे क्लीन मैजिक यूज कर देता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते ताकेरू को जो कि बी को लेकर गुफा से बाहर आ जाता है, और ये पहली बार होता है जो बी ने यहाँ पे इतना खुला आसमान देखा होता है। इसी वजह से वो यहाँ पे हवा में उड़ने लग जाता है। तो ताकेरू कहता है कि नीचे आ जाओ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर जब ये देखता है कि यहाँ पे अंधेरा होने वाला है तो ये फैसला करता है कि ये दोनों आज यहीं पे रुकेंगे, और ये इस बारे में बी को भी बता देता है। ताकेरू फिर एक ग्लास का यूज करके अपने आइटम बॉक्स से यहाँ पे माना वाटर निकालने लग जाता है जो कि डबल एस रैंक का होता है, और ये यहाँ पे वॉल्डियोस का वाटर होता है। ये इस पानी को यहाँ पे बी को देता है और वो इसे पी लेता है। दरअसल बी को ग्रो होने के लिए जो वॉल्डियोस का पानी है वो पीना ही पड़ेगा, इसलिए वॉल्डियोस ने इनके निकलने से पहले जो ताकेरू का आइटम बॉक्स था उससे अपने यहाँ पे लेक को कनेक्ट कर लिया, ताकि वो बी को जब चाहे तब यहाँ पे माना वाटर दे दे। पर जब ये दोबारा से बी को माना वाटर देता है तो बी उसे वापस कर देता है और उसे पीने के लिए कहता है, जिसके लिए ये इसका शुक्रिया करता है और ये इस माना वाटर को पी लेता है। कुछ देर के बाद यहाँ पे रात हो जाती है तो ये यहाँ पे अपनी क्रिस्टल की प्रोटेक्शन बाहर निकाल लेता है। ये तीन तरफ यहाँ क्रिस्टल रखता है, जिस वजह से यहाँ पे इसका चारों ओर यहाँ पे एक प्रोटेक्शन सी बन जाती है। पर इसे याद आता है कि वो शॉपकीपर ने इसे एक इंसाइक्लोपीडिया दिया था जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ था कि क्रिस्टल इस दुनिया में काफी ज्यादा रेयर है और उन्हें बनाने का प्रोसेस काफी ज्यादा कठिन होता है। पर जब ये यहाँ पे ध्यान से फोकस करता है तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पे ये फायर क्रिस्टल को जनरेट कर देता है और बिना टाइम गवाए वो फायर क्रिस्टल का यूज करके यहाँ पे कैंप फायर जला देता है, जो देख के यहाँ पे बी भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार ताकेरू क्या क्या करना चाहता है। ये फिर यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद अपने लिए अपना खाना तैयार कर लेता है और प्रे करके अपने खाना शुरू ही करने वाला होता है, पर यहाँ पे बी उसे देखने लग जाता है। तो ये इससे कहता है कि क्या तुम इसे खाना चाहते हो। वो यहाँ पे इस हाँ में इशारा देता है तो ताकेरू उसे सूप पकड़ा देता है। ये कह कि ये गरम है तो थोड़ा सावधानी से खाना, पर भी एक ड्रैगन है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि गरम क्या है, इस वजह से वो उसे गरम गरम पी लेता है, जिस वजह से उसका मुंह जल जाता है। ताकेरू फिर इसके लिए उस सूप को यहाँ पे ठंडा करता है ताकि
कि बी उसे आराम से पी सके। और जब दोबारा से बी उसे पीता है तो वो उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। इसी वजह से वो उसके काफी सारे कप पी जाता है, जिस वजह से इसका पेट भर जाता है। बी को फुल देख के ताकेरू कहते हैं ये तो अच्छी बात है कि हम दोनों एक जैसा खाना खा सकते हैं। अगर हम फ्यूचर में कहीं प्रॉब्लम में फंस गए तो बी तुम्हें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बी फिर यहाँ पे क्यूटनेस दिखाते हुए इससे यहाँ पे चिपक जाता है। पर ताकेरू जब इसके लेवल चेक करता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका रंग यहाँ पे बी होता है, जो कि एक क्यूट से ड्रैगन के लिए काफी ज्यादा है। ताकेरू सोचता है कि अगर बी और ज्यादा बड़ा हुआ तो पता नहीं उसका लेवल कहाँ तक जाएगा। फिर ये सोचता है कि नहीं, बी अभी बच्चा है तो मुझे उसे बच्चे की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। ये फिर इसे समझाता है कि बी देखो, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो और आगे जाके काफी ताकतवर भी हो जाओगे। अगर तुम मुझसे ताकतवर हो गए तो प्लीज मेरे ऊपर हमला मत करना, या फिर किसी को भी ऊपर हमला मत करना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वॉल्डियस मुझे यहाँ पे कच्चा चबा जाएगा। ताकेरू यहाँ पे काफी लंबे लंबे लेक्चर दे रहा होता है, पर जो बी होता है वो यहाँ पे थक चुका होता है, इसी वजह से वो सो जाता है। तभी ताकेरू को यहाँ पे स्टैनिन की बात याद आती है कि उसने तो इससे यहाँ पे एक क्यूट पार्टनर मांगा था और शायद से वो बी ही है। हम फिर अगले दिन देखते हैं जहाँ पे ताकेरू यहाँ पे पहाड़ को चढ़ने की कोशिश करता है और कुछ देर की चढ़ाई के बाद ये यहाँ पे पहाड़ पे चढ़ जाता है और ये देखता है कि उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ से नीचे गिरा था। पर यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके होते हैं, ये पहले जैसे बिल्कुल भी डरावने नहीं लग रहे होते। तो ताकेरू सोचता है कि ये अच्छा ही हुआ, अब मैं आसानी से यहाँ से जा सकता हूँ। पर जो बी होता है वो यहाँ पे इधर उधर टहल रहा होता है और वो यहाँ पे थोड़ा आगे निकल जाता है। कुछ देर के बाद वो दोबारा से इसकी तरफ आता है और उसकी पीठ के पीछे छुप जाता है। ये उसे पूछता है कि क्या हुआ, तो बी एक तरफ इशारा करता है। ताकेरू फिर अपने एनिमी डिटेक्शन स्किल को एक्टिव कर देता है, जिससे ये देखता है कि यहाँ पे काफी सारे एनिमी होते हैं। ये सोचता है कि शायद से पिछले बार उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया क्योंकि मुझसे स्मेल आ रही थी, पर शायद से वो कुछ रीजंस की वजह से यहाँ पे अब जा चुकी है और अब वो इसीलिए मेरे ऊपर एक साथ हमला करने के लिए आए। सिचुएशन यहाँ पे खराब ही थी, तभी अचानक से इसके पीछे एक सी रैंक का रॉक फैल्कन आ जाता है, जो कि दिखने में काफी ताकतवर लग रहा होता है। पर ताकेरू ने अभी अभी वॉल्डियोस को देखा होता है, तो ये फैल्कन उसके सामने कुछ नहीं होता। तभी इसकी नजर इसके लेग पे जाती है और ये सोचता है इसका तो यहाँ पे लेग पीस बन सकता है, ये सचमुच काफी डिलीशियस बनेगा, मुझे किसी भी हाल में इस फैल्कन को पकड़ना पड़ेगा। तो ताकेरू यहाँ पे डिफेंस के साथ यहाँ पे अटैक मोड भी सेट कर देता है और जैसे ही वो फैल्कन इसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, ये उन क्रिस्टल्स को उसके ऊपर फेंक देता है और इस वजह से वो फैल्कन मारा जाता है। ये खुश होता है कि अब इसे यहाँ पर रात को चिकन खाने को मिलेगा। पर तभी यहाँ पे बी उन दुश्मनों के ऊपर इशारा करता है जिसे यहाँ पे इसने डिटेक्ट किया था, और ये होते हैं स्नेक वुल्फ, जो कि यहाँ पे सी रैंक के होते हैं और ये काफी ताकतवर लग रहे होते हैं। तो बी को कुछ होना, ये अपने और उसके ऊपर यहाँ पे एक प्रोटेक्शन के लिए डाल देता है और जैसे ही वो वुल्फ के ऊपर हमला करते हैं, ये यहाँ पे फ्लाई मोड का यूज करता है और अपनी यहाँ पे ग्रेविटी का यूज करके सीधा उस वुल्फ के सर के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से एक वुल्फ यहाँ पे मारा जाता है। ताकेरू सोचता है कि ये सचमुच काफी ज्यादा कन्वीनियंट है, पर उतने में उसके बाकी साथी भी इसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो ताकेरू यहाँ पे अपनी स्पीड मोड का यूज करता है और तुरंत ही इन सभी वुल्फ का मुकाबला करने लग जाता है। यहाँ पे एक भी ऐसा वुल्फ नहीं होता जो कि ताकेरू के सामने टिक पाए। वो यहाँ पे इनके ऊपर पंचेस के ऊपर पंचेस बरसाता है और इन सबको मार गिराता है और फिर वो यहाँ पे रॉक फैल्कन का यहाँ पे मीट इकट्ठा कर लेता है। ये यहाँ पे सभी की मीट इकट्ठा कर ही रहा होता है, तभी यहाँ पे इसे कुछ नोटिस होता है और जब ये अपनी स्किल का यूज करके देखता है तो यहाँ पे और भी दुश्मन होते हैं जो कि इसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। तो ताकेरू कहता है कि काश ऐसा हो पाता कि मैं यहाँ से उड़ पाता। इसकी ये बात सुन के यहाँ पे बी पूरी कोशिश करता है ताकि वो ताकेरू को उड़ा के यहाँ से ले जा सके। इसकी मदद करने के लिए ताकेरू यहाँ पे एंटी ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है, जिस वजह से ये दोनों ही हवा में उड़ने लग जाते हैं। इतना ऊपर अपने आप को देख यहाँ पे ताकेरू घबरा जाता, कहता है कि मैं एक इंसान हूँ बी, तुम्हें मुझे यहाँ पे आराम से यहाँ पे लेना चाहिए, वरना यहाँ पे मारा जा सकता हूँ। और ऐसा ही होता है, बी इसे गलती से यहाँ पे ड्रॉप कर देता है और ताकेरू यहाँ पे नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो बी यहाँ पे उसका चेहरा चाट रहा होता है। ये इसे पूछता है कि बी आखिरकार तू मुझे कहाँ पे ले आया, लगता है हम अपनी प्लेस से काफी ज्यादा दूर आ गए। चलो जो भी हो, इस रास्ते का यूज करके हम दोबारा से टाउन के यहाँ पे पहुंच सकते हैं, पर भी तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, मैं एक इंसान हूँ और मैं काफी नाजुक हूँ, मैं जल्दी मारा जा सकता हूँ। पर ये यहाँ पे इसकी बात समझ नहीं पाता। तो यहाँ पे ताकेरू इसे कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे भी मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करूंगा, तो प्लीज मेरी हमेशा हेल्प करते रहना। इसकी बात सुन के भी यहाँ पे एक्साइटेड हो जाता है और सीधे इसके पेट में गुड़गुड़ करने लग जाता है, जिस वजह से इसे दर्द तो होता है, पर ये लोग अपने सफर में आगे बढ़ जाते हैं। ताकेरू फिर से बताता है कि हमें उस विलेज तक पहुंचने में करीब 1 दिन लगेंगे। पर जो बी होता है वो इसकी छड़ी में इंटरेस्टेड होता है। ये फिर जब अपनी छड़ी को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये डबल एस रैंक की है। बी फिर इसके ऊपर अचानक से यहाँ पे स्मोक डाल देता है, जिस वजह से ये जो छड़ी है वो यहाँ पे एक बड़ी स्टिक बन जाती है। ये देख के ताकेरू यहाँ हैरान हो जाता है कि आखिरकार उसने ऐसा कैसे किया। वो यहाँ पे सोचता तो है पर उसे कुछ भी आंसर नहीं मिलता। तो
तो ये कहता है कि चाहे जो भी हो, अब हमें शायद से आगे बढ़ना चाहिए। तभी अचानक से इन्हें जंगल से एक जानवर की आवाज आती है, तो ये दोनों यहाँ पे सावधान हो जाते हैं। यहाँ पे ये सोचता तो है कि वो मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला करेगा, पर वो बाहर नहीं आता। इसी वजह से बी यहाँ पे उसे ढूंढने चले जाता है और ताकेरू उसे फॉलो करने लग जाता है, पर बी की स्पीड काफी ज्यादा थी, इसी वजह से वो ताकेरू से थोड़ा दूर हो जाता है। कुछ देर के बाद ताकेरू को यहाँ पे बी एक पेड़ के ऊपर घूमता हुआ दिखता है, तो उसके पास जाता है और देखता है कि यहाँ पे एक एल्फ है जो कि यहाँ पे काफी थकी हुई लग रही होती है और उसे यहाँ पे भूख लग रही होती है, और जो मॉन्स्टर की आवाज थी वो उसके पेट से आ रही थी। यहाँ ये एल्फ बोलती है कि प्लीज मुझे पानी दो, मैंने काफी दिन हो गए यहाँ पे पानी नहीं पिया है। तो ताकेरू बोलता है कि 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें पानी दे देता हूँ, और ये इसे अपनी वाटर बोतल पकड़ा देता है। ये एल्फ यहाँ पे उसकी पानी पी के पूरी तरह रिफ्रेश फील करती है और उसका शुक्रिया करती है इसकी मदद के लिए, पर अभी भी इसे भूख लग रही होती है और उसका पेट अभी भी गुड़गुड़ कर रहा होता है। तभी ताकेरू को याद आता है कि शॉप ओनर ने उसे यहाँ पे एक लंच बॉक्स पैक करके दिया था इसके लिए। ये फिर यहाँ पे उस लंच बॉक्स को इस एल्फ को देता है और उसे कहता है कि तुम इसे खा सकती हो। लंच बॉक्स देखते ही ये बिना रुके उसके खाने को खाने लग जाती है। इसने काफी दिनों के बाद इतना डिलीशियस लंच बॉक्स खाया होता है, इसी वजह से ये कहती है कि अब मैं भगवान के पास चैन से जा सकती हूँ। ये इसे कहता है कि तुम्हें भगवान के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, पर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बोलती है कि पूछो। तो ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम विलेज से दूर हो, पर इतने भी नहीं कि तुम्हारा राशन खत्म हो जाए। ये बताती है कि दरअसल वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे जल्दबाजी में थी, इसी वजह से मैं खाना लाना भूल गई। तो ये कहता है कि कम से कम तो यहाँ पे लंच बॉक्स पैक कर सकती है, बेशक तुम एक एडवेंचर नहीं हो तब भी। ये ऐसी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, पर इसके शरीर से काफी बदबू आ रही होती है। पर ताकेरू उसकी स्मेल सह नहीं पा रहा होता। वो कहता है कि मैंने तो सुना था कि एल्फ के यहाँ पे मिंट और फ्लावर की स्मेल आती है, पर तुम्हारे अंदर से तो बदबू आ रही है। ये ऐसे बोलती है कि वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे काफी दिनों से नहाया नहीं है, मैं यहाँ पे कैंपिंग में थी। पर चाहे जो भी हो, अब मेरे जाने का समय हो गया है। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली, पर हाँ मैंने अब तक तुम्हारे रूडनेस के लिए तुम्हें माफ नहीं किया है। और ये कह के ये एल्फ यहाँ से चले जाती है। तो ताकेरू और बी भी इसे यहाँ पे गुड बाय कहते हैं, और उसके बाद ताकेरू यहाँ पे सामान इकट्ठा करने लग जाता है। कुछ देर सामान इकट्ठा करने के बाद ताकेरू और बी यहाँ पे दोबारा से अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं, और थोड़ी देर चलने के बाद ये लोग जंगल के बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद यहाँ बी से बताता है कि दूर से यहाँ पे एक घोड़ा गाड़ी आ रही है, पर जब ये लोग पास जाके देखते हैं तो वो घोड़ा गाड़ी नहीं होती, वो यहाँ पे यूनिकॉर्न होता है। ताकेरू ये देख के शॉक होता है कि इस दुनिया में गाड़ी को यहाँ पे घोड़ा नहीं, यहाँ पे एक यूनिकॉर्न खींच रहा है। पर जब ये आदमी ताकेरू को चलते हुए देखता है तो वो उसे पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। ताकेरू इसे बताता है कि दरअसल मैं यहाँ पे तौरमी विलेज के यहाँ पे जा रहा हूँ। वो आदमी इसे बताता है कि वहाँ पे मैं भी जा रहा हूँ। तभी इसकी बीवी बच्चे भी यहाँ पे बाहर आ जाते हैं, जो कि इसे देख के इसे पूछते हैं कि क्या तुम एक मजिशियन हो क्या। पर ये इन्हें करेक्ट करके बोलता है कि नहीं, मैं एक गैदर हूँ, मैं यहाँ पे सामान इकट्ठा करके बेचता हूँ। ये आदमी फिर भी हैरान होकर बोलता है कि तुम्हें पता है गैदर इस जगह में काफी ज्यादा रेयर है। ये फिर इसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तौरमी विलेज तक छोड़ सकता हूँ। पर ताकेरू बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे काफी ज्यादा पड़ा हूँ, मैं आपकी ट्रॉली पे नहीं आ पाऊंगा। पर ये बोलता है कि नहीं नहीं, तुम हमारे ट्रॉली में आ जाओगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिर इसे इसके परिवार का नाम बताता है। इसका नाम पोरून होता है, इसकी वाइफ का नाम मेलिसा, इसकी बेटी का नाम केन और इसकी बेटी का नाम यूनून होता है। ये लोग खुशी खुशी इसे यहाँ पे अंदर बुला लेते हैं। ये दोनों फिर ताकेरू को बताते हैं कि दरअसल हमने यहाँ पे ये कसम खा रखी है कि किसी की यहाँ पे हमें मदद करने को मौका मिलेगा तो हम उसकी मदद करेंगे। तभी यहाँ पे जो एलजे की बेटी होती है वो उसे यहाँ पे एक चीज बना के देती है। पर ताकेरू ने कहता है कि मेरे हिसाब से आपको केयरफुल रहना चाहिए, आप अपने परिवार के साथ यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो सकता था कि मैं यहाँ पे एक बैंडेड भी हो जो कि आपको यहाँ पे लूटना चाहे। पर यहाँ पे उसका बेटा हंसते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप यहाँ पे बैंडेड होते तो इस बारे में हमें पहले ही पता चल जाता। ये फिर ताकेरू को एक बेल दिखाते और उसे बताती है कि अगर तुम्हारे अंदर बुरे इंटेंशन होते तो ये बेल यहाँ पे बजने लगता और हम तुम्हें कभी भी लिफ्ट नहीं देते। ताकेरू फिर अपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन देता है, पर तभी यहाँ पे भी आवाज कर देता है। इसकी आवाज यहाँ पे केन सुन लेता है और कहता है कि अगर आपके पास कोई पेट है तो प्लीज हमें दिखाओ, हम आपके पेट को देखना चाहेंगे कि वो कितना ज्यादा क्यूट है। पर यहाँ पे ताकेरू बोलता है कि दरअसल वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा रेयर है, इसी वजह से आप घबरा ना जाओ, मैं इसलिए आपको वो दिखाना नहीं चाहता। तो यहाँ पे एलिजा से बताती है कि मॉन्स्टर यहाँ पे बिल्कुल भी रेयर नहीं है, यहाँ पे एडवेंचर्स भी मॉन्स्टर के साथ घूमते हैं। तो ताकेरू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ये फिर बी को बाहर निकलने के लिए बोलता है और कहता है कि किसी को भी काटना मत या बदमाशी मत करना। बी यहाँ पे बाहर आ जाता है। इसे देख के पोरून कहता है कि ये तो एक ड्रैगन है, पर आखिरकार ये किस टाइप का है। ताकेरू बताता है कि ये एक ब्लैक ड्रैगन है। वो इंटेंशनली यहाँ पे एशियन ड्रैगन नहीं बताता ताकि ये लोग यहाँ पे डर ना जाए। पर इसकी बात सुन के ये बोलते हैं कि इसका मतलब तुम यहाँ पे एक ड्रैगन नाइट हो। ये बोलता है कि नहीं, मैं एक ड्रैगन नाइट नहीं हूँ, मुझे बस यहाँ पे एक अंडा मिल गया था, मैंने बस उसे हैच कर दिया। इसकी बात सुन के ये लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। बी फिर यहाँ पे बाकी बच्चों के साथ मिलकर ताकेरू को छेड़ने लग जाता है, पर ताकेरू मनी मन सोच रहा होता है कि ड्रैगन नाइट को मैंने आज तक सिर्फ गेम में देखा है, मैं जरूर से एक बार उससे मिलना चाहूंगा इस दुनिया में। कुछ देर के बाद यहाँ पे रात हो जाती है, तो ये लोग एक जगह रुकने का फैसला करते हैं और ताकेरू एक जगह में काफी सारे स्टोन लगा देता है। वो इन सभी को बताता है कि स्टोन से यहाँ पे मॉन्स्टर पास में नहीं आएंगे और अगर कोई
कोई भी पास आया तो बी यहाँ पे हमें अलर्ट कर देगा। इसकी बात सुन के सभी लोग यहाँ पे रिलीफ लेते हैं और कहते हैं कि सचमुच एक ड्रैगन होना काफी कन्वीनियंट होता है। यहाँ पे फिर एलिजा कहती है कि चलो मैं सभी के लिए खाना बना देती हूँ, पर ताकिरू कहता है कि मैं शुक्रिया करने के तौर पर आप सभी को यहाँ पे अपने हाथ से खाना बना के खिलाना चाहता हूँ। और ताकिरू यहाँ पे खाना बनाने लग जाता है। इसका खाना कल जैसा ही होता है, पर इसके साथ इसने यहाँ पे वेजिटेबल सैलेड्स भी लगा दिए होते हैं, जो कि एक अलग डिश होती है। ये देख के सभी हैरान होते हैं कि आखिरकार ताकिरू ने किस तरह की डिश बनाई होती है, और वो काफी अच्छी स्मेल कर रही होती है। ताकिरू फिर सभी को कहता है कि प्लीज बैठिए, मैंने खाना बना दिया है, आप इसे टेस्ट कर सकते हो। और जब ये सभी इस खाने को टेस्ट करते हैं तो इन्हें काफी अच्छा लगता है। पर तभी ताकिरू की नजर पोरुन पे जाती है, जिसका चेहरा देख के उसे उदास उदास सा फील हो रहा होता है। तो ताकिरू इनसे पूछता है कि क्या आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? पर वो इसके सामने रोते हुए बोलता है कि दरअसल इतने लंबे सफर में हम सिर्फ ब्रेड ही खा रहे थे, यहाँ पे हम अच्छा खाना मिल ही नहीं रहा था, और अपने बच्चों के चेहरे पे खुशी देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ताकिरू इसे ऐसा देख के कहता है कि अब बस आप खींच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसे बोलता है कि नहीं, आप एक फूड सॉर्सर हो, आपको सचमुच काफी अच्छा खाना बनाना आता है। और इसकी ऐसी बातें सुन के सभी लोग यहाँ पे हंसने लग जाते हैं कि आखिरकार पोरुन ये क्या कह रहा है। खाना खत्म करने के बाद सभी लोग यहाँ पे नाचने गाने लगते हैं, और ताकिरू को भी इस फैमिली के साथ काफी मजा आ रहा होता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक शर्ट-इन होने के बावजूद ऐसी लाइफ जी पाएगा। ये पहली बार है कि वो किसी फैमिली के साथ बैठ के इतना ज्यादा एंजॉय कर रहा है। उसने अपनी पिछली जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं किया, तो उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें बी को दिखाया जाता है, जो कि पोरुन के बच्चों के साथ सो रहा होता है। वही पोरुन अपने घोड़े की सफाई कर रहा होता है ताकि लोग आगे के सफर के लिए निकल सके। यहाँ पे ताकेरू भी अपने सामान की सफाई कर रहा होता है। तभी पोरुन की वाइफ उठ जाती है और उसे पूछती है कि तुम इतने सुबह क्या कर रहे हो? ये बताता है कि मैं बस अपने सामानों की साफ सफाई कर रहा हूँ ताकि वो अच्छे से रह सके। ये बोलती है ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम अपने सामानों का अच्छे से ख्याल रख रहे हो। ताकेरू फिर मन में सोचने लग जाता है कि मैंने तो बस ये ऐसे ही शुरू किया था, पर मुझे लगा नहीं था कि गैदरिंग मटेरियल मुझे इतना ज्यादा सूट करेगा। ये दोनों फिर से कहते हैं कि ताकुरू-सान, ब्रेकफास्ट के बाद हम सब यहाँ पे निकलेंगे। ये इसे कहता है कि हाँ जरूर, पर उसके बाद ये से बोलता है कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपकी गाड़ी एक बार चलाना चाहूंगा। पोरुन इसकी बात मान जाता है और उसे अपनी यूनिकॉर्न चलाने देता है। यहाँ पे ये यूनिकॉर्न को थोड़ी देर के बाद स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है और वो उसकी बात मान जाता है। तो पोरुन कहता है कि ये तो सचमुच काफी ज्यादा अमेजिंग है ताकि तुम बस इतने से यहाँ पे इतने ज्यादा अच्छा कर रहे हो, मुझे कभी नहीं लगा था। ताकिरू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, आपका यूनिकॉर्न ही काफी अच्छा है। थोड़ी देर के बाद बी और पोरुन के बच्चे भी यहाँ पे उठ जाते हैं और वो कहती है कि जरा देखो तोमरी विलेज एकदम सामने है। ये कहता है कि हाँ हम लगभग तोमरी विलेज पहुंच गए हैं। कुछ देर के बाद ताकिरू गेट पे उतर जाता है क्योंकि उसे शॉपकीपर के यहाँ पे जाना होता है। पोरुन और उसका परिवार उसका शुक्रिया करता है जो भी इसने उन लोगों के लिए किया, पर ये नहीं कहता ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ये लोग नहीं होते तो शायद से इतना दूर से चल के आना पड़ता। उतने में मार्लो बोलता है कि पोरुन वापस आ गया, इसका मतलब स्प्रिंग का सीजन आने वाला है। ये पूछता है कि पोरुन वापस आने का स्प्रिंग से क्या लेना देना है। ये इसे समझाता है कि दरअसल जब भी यहाँ ठंड पड़ती है तो वो एक वार्मर रीजन में चले जाता है और वहाँ पे व्यापार करता है, और जब भी यहाँ पे गर्मी पड़ती है तो वो यहाँ पे आ जाता है। अगर वो यहाँ पे आए इसका मतलब स्प्रिंग सीजन आने वाला है। उसने मुझे एक बार बताया था कि बिना हंटिंग स्किल के यहाँ पे फूड सप्लाई इकट्ठा करना मुश्किल होता है। ये समझ आता है कि इसी वजह से पोरुन उस रात रो रहा था जब उसे इतना बढ़िया खाने को मिला था, और उसके बदले में ये काफी ज्यादा लकी है कि इसके पास गैदरिंग मटेरियल स्किल है। मार्लो फिर कहता है कि क्या तुम्हें जेरोम के यहाँ पे नहीं जाना अपने काम को यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए? ये कहता है कि तुम्हें बिल्कुल सही कहा, और ये उसे यहाँ पे सारी चीज दिखा देता है जो भी इसने इकट्ठा की होती है। पर जेरोम यहाँ पे एक और के टुकड़े को घूरे जा रहा होता है, वो यहाँ पे से जांच रहा होता है। ये फिर मनीमन कहता है कि मैंने बस यहाँ पे एक मिथिल मैजिक और के टुकड़े को इसे दिया ताकि मैं इसका रिएक्शन देख सकूं। ये फिर से बोलता है कि तुम्हें पता है ये कितना ज्यादा क्रेजी है, तुम काफी बढ़िया चीज लाए हो, ये एक मिथिल मैजिक और है। ताकिरू मनीमन कहता है कि ये तो मुझे पता ही है, पर ये फिर पूछता है कि आखिरकार तुम्हें ये मिला कहाँ? तो ताकिरू बहाने मारते हुए कहते हैं कि मुझे ये बस पड़ा हुआ मिल गया, कि ये इतना ज्यादा वैल्यूएबल है क्या? ये से बताता है कि हाँ जब एक जगह माना इकट्ठा होता है तो जब जाके ये क्रिस्टल्स बनते हैं, और मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास कुछ और टुकड़े हो तो ये मैजिक स्टोन के यूजर्स को पूरे किंगडम में खत्म कर सकते हैं। ये पूछता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, ये इतनी ज्यादा पावरफुल है? ये से बताता है क्या बेशक तुम्हें ये कहीं पड़ा हुआ मिल गया हो, पर तुम इतनी ज्यादा केयरलेस नहीं हो सकते। तुम्हारे पास स्किल और लक दोनों है, इसी वजह से तुम्हारे ऊपर अब मैं और ज्यादा डाउट नहीं कर सकता। पर दुनिया में यहाँ पे स्किल होना ही अकेला मैटर नहीं करता, तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है। मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ पे बेलकाइन के यहाँ पे जाना चाहिए। ये पूछता है कि बेलकाइन वो जगह कहाँ पे है? जेरोम में बताता है कि वो एक बड़ी सिटी है जो कि हमारे विलेज से कई गुना बड़ी है। साथ ही में वहाँ पे एडवेंचर गिल्ड है जहाँ पे तुम अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। वहाँ पे तुम काफी नई चीजें सीख सकते हो कि ये दुनिया कैसे काम करती है। वहाँ पे तुम अपने गैदर के मटेरियल बेच सकते हो जो कि मैं यहाँ पे हैंडल नहीं कर सकता। मुझे पता है कि तुम एक स्किलफुल मैन बनोगे, और जब तुम यहाँ पे फेमस होगे तो और में विलेज का भी नाम स्प्रेड कर देना ताकि मेरी दुकान भी चमक जाए, मेरी
बस यही इच्छा है। इसके बाद सुन के ताकिरो सोचता है कि मेरा तो प्लान था कि एक सिंपल लाइफ जीऊं, पर मेरे हिसाब से बेल्कियम जाने में कोई बुराई भी नहीं है। रात में ताकिरो यहाँ पे एक बुक में गिल्ड के बारे में जानने लग जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि गिल्ड में एडवेंचर्स अलग अलग सेक्शन में बटे हुए हैं, जैसे कि कॉम्बैक्ट के लिए अलग होते हैं, सपोर्टिंग के लिए अलग होते हैं, मैजिक के लिए अलग होते हैं और गैदरिंग और फूड के लिए भी अलग होते हैं। यह चीज देख के ताकिरो को काफी अच्छा लगता है और वो लेट के सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो क्या करे। वो कहता है कि मैं यहाँ पे इस दुनिया में आ ही गया हूँ, तो मुझे शायद से इस दुनिया को देख लेना चाहिए। मैं ऐसी जगहों को देखना चाहता हूँ जहाँ मैं कभी भी नहीं गया हूँ। जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ तब तक मैं ट्रैवल करते रहूंगा, ताकि मैं इस दुनिया को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूं। और ये कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरा गोल है कि मैं बाल्कन के गिल्ड को ज्वाइन करूंगा, पर उससे पहले काफी सारी चीजें मैं तोरमी विलेज में करना चाहता हूँ। और अगले दिन ये यहाँ पे रॉक फैल्कन की मीट को कटवा देता है मीट शॉप में, और उसके बाद यहाँ पे सभी को पार्टी देता है उनका शुक्रिया करने के लिए कि उन लोगों ने इसे यहाँ पे इस विलेज में रहने दिया। सभी लोग यहाँ पे इससे काफी ज्यादा खुश होते हैं कि वो स्ट्रेंजर होके इतना सब इनके लिए कर रहे हैं। वही भी और ताकेरू भी बच्चों के साथ काफी घुल मिल गए होते हैं। ये फिर मानलो को भी यहाँ पे उस फैल्कन का एक टुकड़ा देता है और कुछ और समय के लिए अपनी गैदरिंग स्किल के साथ और चीजों को इकट्ठा करता है। कुछ दिन के बाद ये उस मीट शॉप के ओनर के पास वापस जाता है, जहाँ पे उसे ये अलग अलग सीजनिंग देती है ताकि ये खाने में डाल के उसे खा सके। पर वो इसे पूछती कि क्या तुम्हें और चाहिए क्या। ये इसे बताता है कि नहीं, मेरे पास काफी ज्यादा हो गए। तो ये कहती कि मुझे पता है कि कल तुम यहाँ पे जा रहे हो और तुम्हारे यहाँ पे ना होने से हमें काफी खाली खाली लगेगा। विदेश से कह रहे थे कि तुम्हें कुछ और दिन रुक जाना चाहिए। ये इसे कहता है कि मुझे माफ करना, पर यहाँ पे काफी सारी चीजें जो कि मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। ये इसे कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर हाँ मैंने तुम्हारे लिए लंच पैक किया क्योंकि तुम्हें वेलकम तक पहुंचने में करीब 1 महीने तक लगेगा। इनकी ये चीज देख के ताकिरू को काफी अच्छा लगता है और वो इनका शुक्रिया करता है, पर उसके बाद ये इसे और ज्यादा लंच पकड़ा देती ताकि यहाँ पे 1 महीने तक भूखा ना रहे। ताकिरू मनी मन शुक्रिया करता है कि उसके पास एक आइटम बॉक्स है जिसमें ये सारी चीजें रख सकता है। रात में ये सोचने लग जाता है कि ये इस और का क्या करे, क्योंकि जेरेमी ने उसे खरीदने से मना कर दिया। ये सोचता है कि आखिरकार ये इस क्रिस्टल को किस तरह से यूजफुल ले सकता है ताकि ये विलेजर्स की मदद कर सके। उतने में यहाँ पे बी सो जाता है और ये यहाँ पे सोचने लग जाता है कि आखिरकार इसे इस क्रिस्टल के साथ क्या करना चाहिए। तभी इसकी नजर लैंप पे जाती है और ये सोचता है कि शायद से वो क्रिस्टल और लैंप को एक साथ कंबाइन कर सकता है और ये इन दोनों को एक टेबल पे रख देता है और उसके बाद यहाँ पे फोकस करने लग जाता है ताकि इसे एक ऐसी चीज बना सके जो कि विलेज के काम आ सके। इसे यहाँ पे एक लैंप बन जाता है जिसके अंदर माना क्रिस्टल रखा होता है। ताकिरू इसे देख के खुश हो जाता है क्योंकि ये इसके विलेज को प्रोटेक्ट करके रखेगा। अगले दिन इसके जाने का समय हो चुका होता है तो सभी लोग इसके सामने खड़े होते हैं। सभी लोग इसे सावधानी से जाने के लिए कहते हैं और बार बार इसे यहाँ पे विजिट करने के लिए कहते हैं। पर ताकिरू कहता है कि मान लो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मान लो बोलता है कि हाँ बताओ तुम यहाँ पे क्या देना चाहते हो। ये फिर इसे यहाँ पे वही लैंप पकड़ा देता है। तो ये इसे पूछता है कि ये क्या है। ये इसे बताता है कि एक आइटम है जो कि यहाँ पे पूरे विलेज के ऊपर एक प्रोटेक्टर डाल देगा। जब भी यहाँ कोई बुरे इंसान आएंगे तो हमें यहाँ पे अपने आप ही पता चल जाएगा और ये दुश्मनों के हमले से हमें बचाएगा भी। इसकी बात सुन के ये कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि हमें ये रखना चाहिए। ये इसे बोलता है कि हाँ मैं बस यहाँ पे सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ मेरी इतनी मेहमान नवाजी करने के लिए, और साथ ही में जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि तुम सब सेफ रहो। मान लो इस चीज के लिए इसका शुक्रिया करता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए तोरमी विलेज के गेट हमेशा खुले रहेंगे, तुम कभी भी आ सकते हो। ये बोलता है कि हाँ तोरमी विलेज अब मेरे घर जाता है। पर उतने में यहाँ पे जेरेमी मान लो से उस चीज को ले लेता है और इससे पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ ताकिरू। ताकिरू बोलता है कि हाँ। ये कहता है कि मुझे ये बताओ कि कहीं तुमने यहाँ पे क्रिस्टल को इसके अंदर तो नहीं डाल दिया। ये यहाँ पे इसे सवाल पूछ ही रहा होता है उतने में ताकिरू बी को लेके यहाँ से निकल जाता है और उसे कहता है कि सभी लोग अपना ख्याल रखना। वही विलेज वाले भी दिल से इसका शुक्रिया करते हैं और उसे यहाँ पे गुड बाय कर देते हैं। फिर ताकिरू और बी अपने सफर के लिए आगे निकल जाते हैं। पर कुछ देर आगे जाने के बाद इनके सामने यहाँ पे एक बड़ा सा क्रैब आ जाता है, जिसे देख के ताकिरू कहता है ये तो काफी ज्यादा बड़ा है, मैंने आज से पहले इतना बड़ा क्रैब कभी भी नहीं देखा। ये फिर अपनी स्किल का इसके ऊपर यूज करता है। उसे पता चलता है कि इसका नाम मोनो ब्लैक क्रैब और ये सी रैंक है, पर इसे खाया जा सकता है। तो बी को कहता है कि बी क्या तुम यहाँ पे क्रैब मीट खाना चाहोगे क्या, वो काफी डिलीशियस होते हैं। ये इशारा करते हुए हाँ करता है। तो ये अपने ऊपर बैरे बना के इसके ऊपर हमला करने का फैसला करता है। पर बी यहाँ पे अपने मुंह से एक सोनिक बूम निकालता है जिस वजह से यहाँ पे ये क्रैब तुरंत ही मारा जाता है। ये देख के ताकिरू बोलता है कि बी मुझे पता नहीं था कि तुम ये भी कर सकते हो, ये तो काफी ज्यादा औसम है। पर तभी यहाँ पे 2 और क्रैब आ जाते हैं जो कि इन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं। ये देख के ताकिरू कहता है कि क्रैब तो सिर्फ 2 साइड में चल सकते हैं ना, वो हमारे सामने सीधे नहीं अटैक कर सकते। पर ये जो क्रैब होते हैं ये कुछ अलग होते हैं, ये सीधे इनके ऊपर हमला कर देते हैं और जैसे ही ये ऐसा करते हैं बी यहाँ पे ताकिरू को ऊपर उठा लेता है और ये एक दूसरे से टकरा के यहाँ पे मारे जाते हैं। पर उतने में यहाँ पे वो क्रैब भी यहाँ पे दोबारा से उठ जाता है और यहाँ पे ताकिरू के ऊपर हमला कर देता है। उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है पर ताकिरू उसे घबराता नहीं है और अपनी छड़ी का यूज करके सीधा उसे हवा में उड़ा देता है।
कुछ देर के बाद यहाँ रात हो जाती है और ताकेरू यहाँ पे इनको पकाने के लिए इनका अपनी स्किल का यूज करके टुकड़े कर लेता है और एक बड़े से पॉट में उन्हें बॉईल करने लग जाता है ताकि वो इन्हें अच्छे से पका सके। कुछ देर के बाद ये पक जाते हैं और बी और ताकेरू यहाँ पे खाते हुए एंजॉय करते हैं। ये बोलता है कि चलो और भी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और बढ़िया बढ़िया चीजें खाते हैं। फिर कुछ समय ट्रेवल करने के बाद ये लोग एक सिटी के गेट के यहाँ पे आ जाते हैं। ताकेरू ने ऐसा सुंदर शहर कभी भी नहीं देखा था जिसकी इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स हो। यहाँ पे इस जगह की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ऐसा आर्किटेक्चर मैंने कभी भी पहले नहीं देखा और इस किंगडम का नाम होता है किंगडम ऑफ एल-ज़ीरो, जो कि यहाँ पे बेलकम की कमर्शियल सिटी है और इसी सिटी में पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा एडवेंचर गिल्ड भी है। ये फिर यहाँ पे लाइन में लग जाता है ताकि वो सिटी के अंदर एंटर कर सके, पर जब इसका यहाँ पे टाइम आता है तो ये बी को अंदर जाने के लिए कहता है ताकि कोई इसके ऊपर शक ना करे। इसकी फिर यहाँ पे जांच होती है जहाँ ये लोग पूछते हैं कि तुम एक मटेरियल गैदर हो रहा, इसका मतलब तुम्हारे पास अलग अलग आइटम होंगे, क्या तुम यहाँ पे बेलकम में उसे सेल करने के लिए आए हो? ये से बताता है कि नहीं, मैं यहाँ पे एडवेंचर गिल्ड में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। तो ये कहता है कि ये काफी अच्छी बात है, ये जगह कॉमर्स और एडवेंचर के लिए जानी जाती है, पर हाँ मुझे अपना काम करना पड़ेगा। ये फिर यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले आता है तो ये से पूछता है कि ये क्या है। ये बताता है कि इससे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि न्यूकमर कहीं सस्पिशियस तो नहीं है और वो कहीं यहाँ पे घोटाला तो करने नहीं आया है। ये फिर यहाँ पे सारी चीज देख के कहता है कि तुम क्लियर हो, तुम्हारे यहाँ पे स्टेटस बिल्कुल भी हाई नहीं है, ना ही लो है। पर ये फिर सोचने लग जाता है कि मेरा स्टेटस दूसरे के पर्सपेक्टिव से कैसा लगता होगा। तो ये सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे फोकस करूँ तो शायद से मैं यहाँ पे अपने स्टेटस को देख सकता हूँ और ये देख पाता है कि इसके पास मैजिक है और सिर्फ स्किल है और बाकी सारी चीजें इसकी नॉर्मल है। ये ओल्ड मैन फिर इसे कहता है कि तुम्हारी सारी चीजें क्लियर है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये ब्लेसिंग ऑफ ड्रैगन क्या है? इसकी ये बात सुन के ये बी को बाहर आने के लिए बोलता है और कहता है कि ये शायद से मेरे पार्टनर की है। ये इन्हें देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, क्या तुम यहाँ पे प्रूव करके दिखा सकते हो कि वो तुम्हारा टेम्ड एनिमल है? ये इसे बोलता है कि हाँ, और ये इसे यहाँ पे एक बैंड पहना देता है जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि भी यहाँ पे इसका टेम्ड है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। गार्ड फिर इसे कहता है कि ठीक है, मैं सिटी की मेरे को यहाँ पे एक फाइल भेज दूंगा कि एक ड्रैगन हमारी सिटी में एंटर कर रहा है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और इसी के साथ ताकेरू यहाँ पे फ्रीली सिटी के अंदर घुस जाता है। यहाँ जब ये घुसता है तो ये देखता है यहाँ काफी ज्यादा चहल पहल होती है। ये यहाँ पे घूम ही रहा होता है, तभी यहाँ पे बी उसे इशारे में बताता है कि वहाँ पे एक एडवेंचर गिल्ड है। वहाँ पहुंचने के बाद ये यहाँ पे एडवेंचर गिल्ड के अंदर एंटर कर जाता है जहाँ पे इसे अलग अलग स्पीशीज के लोग मिलते हैं जो कि दिखने में काफी ताकतवर लग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि अपना नाम आर्याना बताती है और उसे बोलती है कि आपका स्वागत है एडवेंचर गिल्ड ऑफ यूरोपा में, मैं यहाँ की रिसेप्शनिस्ट हूँ, आप यहाँ पे नए लग रहे हो तो शायद से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आए होंगे, प्लीज मेरे साथ आइए और इस फॉर्म को भर दीजिए। ये फिर यहाँ पे इसे फॉर्म देती है जहाँ पे इसे नाम और वो सारी चीजें भरनी होती है, पर इसे भरते हुए ये सोचता है कि मैं यहाँ की लैंग्वेज तो समझ सकता हूँ पर यहाँ पे मुझे लिखना नहीं आता। यहाँ पे जापानीज में लिखता है और वो यहाँ पे सीधा इसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखिए बोलता है ये तो काफी बढ़िया स्किल है। पर जब यहाँ पे आर्यानो को पता चलता है कि ये मटेरियल गैदर है तो ये से पूछती कि वो सब तो ठीक है, पर क्या आपके पास यहाँ पे कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस है क्या? ये बताता है कि हाँ, मैंने एक बड़ा वर्ड वुल्फ जो कि स्नेक टेल्स के साथ है और एक टेस्टी क्रैब को मार रखा है। ये फिर से पूछती है कि ये ठीक है, पर आपके पास कोई प्रूफ है इन सारी चीजों को प्रूफ करने के लिए? ये से बताता है कि हाँ, वो मेरे आइटम बॉक्स में है और ये यहाँ पे एक क्रैब को बाहर निकाल देता है जिससे यहाँ पे पूरी टेबल ही टूट जाती है, जो देख के आर्याना यहाँ पे घबरा जाती है और बाकी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। ताकेरू फिर इसे पूछता है कि आर्याना, क्या ये प्रूफ काफी है मुझे एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर कराने के लिए? तो यहाँ पे गिल्ड मास्टर पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास आइटम बॉक्स है क्या? ताकेरू बताता है कि हाँ, वो मेरे पास है और ये एक गिफ्ट है। इसकी बात सुन के गिल्ड मास्टर इसके ऊपर अपनी स्किल का यूज करते हैं और यहाँ पे आर्याना को बताते हैं कि ये आदमी एक ब्लू है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ताकेरू पूछता है कि आखिरकार ये ब्लू का मतलब क्या हुआ, मैं कुछ समझा नहीं। ये सब बताते हैं कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे ऊपर एवरेज अपनी स्किल का यूज किया, पर हाँ मैं इससे बता सकता हूँ कि सामने वाले की स्किल क्या है और उसका नेचर क्या है। और तुम्हारा ब्लू आया, इसका मतलब तुम यहाँ पे हार्मफुल इंटेंशन से नहीं आए हो। ये फिर से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे सेल करने के लिए आए हो? आर्याना से बताती है कि ताकेरू-सान यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आए, शायद से वो यहाँ पे इसे सेल करना चाहते हैं। पर ताकेरू बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे उसे बेचना नहीं चाहता, मैं तो उसे यहाँ पे खाता हूँ और वो काफी डिलीशियस होते हैं। इसकी बात सुन के यहाँ पे गिल्ड मास्टर एक अजीब सा रिएक्शन देते और कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो अब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, पर मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे पास कोई और पार्टी मेंबर्स है क्या? ये से बताता है क्या ये ड्रैगन मेरा पार्टी मेंबर है। तो गिल्ड मास्टर बोलते हैं कि गैदरर, वो भी एक ड्रैगन पार्टनर के साथ, ये सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया है। इसे इतना ज्यादा औसम देख के सभी लोग सोचते हैं कि वो ताकेरू को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाएंगे और ये बिना वजह यहाँ पे सभी का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर लेता है। तभी आर्याना बोलती है कि चलिए यहाँ पे दूसरे रूम में यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ देर के बाद ये यहाँ पे इसकी सारी प्रूफ कंप्लीट हो जाती है और ये इसे एक ब्रेसलेट देती है जो कि ये बताता है कि ये इस रैंक का है। ये बताती है कि हमारे रूल्स के हिसाब से सभी लोग यहाँ पे एफ रैंक से शुरू करते हैं, तो इसी वजह से आपको ब्राउन्स मिला है। ये फिर इसे हाथ में पहन लेता है और कहता है कि यहाँ से हमारी एडवेंचर की कहानी शुरू होगी। पर उतने में भी यहाँ पे अपना ब्रेसलेट इसे दिखाता है। वो बोलता है कि हम दोनों मैचिंग है भी, और यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का 3rd एपिसोड था। यह एनीमे आपको कैसा लगा, कैसे नहीं गाइस, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना।
दबाना मत भूलना। और हाँ, अगर आपको एनिमे एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो ये आपके सामने वीडियोस आ रही है, आप इन पे क्लिक कर सकते हो। तो बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।